जय हिंद दोस्तों। मैं अमित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित महेंद्रा क्लास पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक की जो परीक्षा होने वाली है। अभी तो इसकी डेट फाइनल नहीं हुई है कि कब होने वाली है, लेकिन इसकी जो परसों से यानी कि 1 अप्रैल से ऑनलाइन चल रही है यूपीएसआई की उत्तर प्रदेश सब सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा है उसकी ऑनलाइन चल रही है। और इसमें जो वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी है इसमें 9534 यानी 9534 वैकेंसीज हैं। और ये बहुत ही अच्छा अवसर है, क्योंकि 2017 के बाद ये ऐसी पहली वैकेंसी है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में यूपीएसआई की भर्ती आई हुई है। तो सभी को अपने होश और आवाज़ में और जोश के साथ लग जाना है और इस बार भर्ती के जुनून से लग जाना है, क्योंकि इस बार नहीं तो कभी नहीं, ये सोचकर इस बार एग्ज़ाम देना और पढ़ाई करनी है। तो लगभग लगभग अगर आप देखें तो आपके पास 2 मंथ्स होंगे, यानी कि अगर मई के लास्ट में या जून में जो पेपर होगा तो इस वजह से आपके पास 2 मंथ्स है। तो इसमें आइए देखते हैं बिना किसी देरी के प्रैक्टिस सेट बन है हमारा। तो इसमें जी लगभग मैं आपको आज आपको हिंदी और जीएस यानी कि जीके के जो 80 क्वेश्चन होते हैं वो करा दूंगा। और कल की वीडियो में मैं आपको जो बाकी क्वेश्चन होंगे तो जैसे कि रीजनिंग और मैथ्स, तो ये कल की वीडियो में मैं करा दूंगा आपको। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। भाग वन की बात करते हैं। इसमें सामान्य हिंदी होगी। तो इसमें दे रखे हैं निर्देश 1 से 5 तक के जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तरों में से सही का उत्तर का चयन करना है। यानी कि इसमें गद्यांश दिया गया है। तो आइए इसे पढ़ते हैं। हमारी हिंदी सजीव भाषा है, इसी कारण इसने अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर उनके शब्द ग्रहण किए हैं। अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है। क्या भाषा की विशुद्धता के किसी भी पक्षपाती में यह शक्ति है कि वह विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंध को न होने दे अथवा भाषाओं की सम्मिश्रण क्रिया में रुकावट पैदा कर दें? यह कभी संभव नहीं है। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही है, कहीं अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही है। तो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जो हमारी हिंदी भाषा है, तो आपने देखा होगा कि पहले अरबों ने और फारसियों ने हमारे ऊपर राज किया था। तो तब हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें कुछ शब्द आपको देखेंगे कि अरबी भाषा के लिए हुए हैं, कुछ फारसी से भी हैं, अन्य विदेशी भाषाओं से भी हमारे हिंदी में शब्द लिए गए हैं। तो अब इसमें जो प्रेजेंट टाइम में जो प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं तो इसमें ये कह रहा है कि अब इस समय पर हिंदी में अधिकांशतः इंग्लिश शब्द यानी कि अंग्रेजी शब्दों का ज़्यादा उपयोग हो रहा है। तो इसमें ये कह रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन सब के मिश्रण के कारण यानी कि इन सब की मिलावट के कारण हिंदी अपनी पहचान को तो नहीं खो रही है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन वन क्या है। क्वेश्चन वन है अवतरण का उपयुक्त शीर्षक होगा। ए हिंदी भाषा के गुण दोष, बी हिंदी भाषा, सी हिंदी भाषा का ग्रहणशील स्वरूप और डी है हिंदी की सम्मिश्रण क्रिया। इसका आंसर की बात करें तो आंसर ए सही, सी सही है इसका। हिंदी भाषा का ग्रहणशील स्वरूप यानी कि हिंदी भाषा का ग्रहणशील स्वरूप क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा कि हिंदी भाषा में आपकी फारसी, अरबी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है हमारी भाषा के बोलते समय। और आपका उर्दू और अन्य भाषाएं अंग्रेजी है, फ्रेंच है और रूसी है, इन सब भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है। जब हिंदी भाषा हम बोलते हैं तो ये ग्रहण कर लेती है हिंदी भाषा, ये बात कही गई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सजीव भाषा से तात्पर्य है, यानी कि सजीव भाषा से क्या तात्पर्य है। नंबर ए है विभिन्न भाषाओं के सम्मिश्रण से उद्भूत सम्मिश्रित भाषा। नंबर बी है ग्रहण शक्ति से अपने शब्द भंडार को बढ़ाने वाली भाषा। सी है विभिन्न भाषाओं के नए शब्दों को ग्रहण करने करके बनी नई भाषा। और डी है भाषा का अपने विशुद्ध स्वरूप में होना। इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर है आपका बी, यानी ग्रहण शक्ति से अपने शब्द भंडार को बढ़ाने वाली भाषा है। तो इसमें क्या कहा गया है, जो सजीव भाषा क्या है, जैसे कि हमारी हिंदी भाषा क्या है, इसमें आपने देखा होगा कि समय समय पर अनेक विदेशी भाषाओं को ग्रहण करती रहती है। तो एक तरह से एक सजीव भाषा का भंडारण करती रहती है, यानी कि उदाहरण है। और ये जो हिंदी भाषा है ये अपने अंदर शब्दों को भंडारण कर देने, शब्दों को बढ़ाती रहती है अपने अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किस बात को ध्यान में रखना चाहिए।
तो ऑप्शन ए है नए शब्द केवल अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषा से ही लिए जाएं। बी है हिंदी में बेमेल शब्द बिल्कुल न आ पाए। सी है हिंदी का असली स्वरूप अक्षुण्ण रहे। और डी है हिंदी पढ़ने में हिंदी ही लगे। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है सी, यानी कि हिंदी का असली स्वरूप अक्षुण्ण न हो। अक्षुण्ण का मतलब क्या है कि हिंदी अपने मूल रूप को खो न दे, यानी कि मूल रूप को खो न दे। यानी कि अगर किसी भाषा से, अरबी हो, फारसी हो, अंग्रेजी या अन्य किसी भी भाषा से कोई शब्द ग्रहण करते हैं तो उसको ग्रहण करने के बाद मतलब हिंदी को अपना जो स्वरूप है, असली स्वरूप है, उसको खो न दे। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हिंदी में नए शब्दों का आगमन उचित है क्योंकि इसमें कहा गया है कि हिंदी में जो नए शब्दों का आगमन है तो उसमें उचित क्या है। ए है इससे हिंदी की केवल हानि ही नहीं लाभ भी है। नंबर बी है भाषाओं की सम्मिश्रण क्रिया साहित्योन्नति के लिए आवश्यक है। बी है सी है भाषा की विशुद्धता का पक्षपाती भी इसे रोकने में सक्षम नहीं है। और डी है इससे हिंदी की समृद्धि होती है। अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है डी, इससे हिंदी की समृद्धि होती है, यानी कि हिंदी में अनेक शब्दों को जोड़ा जाता है और इससे जो हमारी हिंदी में वृद्धि होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गद्यांश में आए ग्रहण शब्द के लिए सही विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द की बात की गई है। शब्द सही है तो अगर इसका आंसर की ऑप्शन देखते हैं। ए दान है, बी प्रकट है, डी दाता है, सी मुक्त है। अगर आंसर की बात करें तो आंसर सी, यानी कि जो इसका मुक्त है ये सही है इसका आंसर। तो इसमें क्या कहा गया है कि गद्यांश में आए ग्रहण शब्द के लिए सही विपरीतार्थक शब्द मुक्त होता है। और क्योंकि ग्रहण करने का मतलब होता है स्वीकार करने की प्रवृत्ति, यानी कि स्वीकार, ग्रहण करने का मतलब क्या होता है, ग्रहण करने का मतलब होता है कि स्वीकार करने की प्रवृत्ति। और मुक्त का मतलब होता है किसी चीज़ को अस्वीकार करने की मतलब एक तरह की प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्षुधा शब्द का विलोम क्या है। क्षुधा शब्द का विलोम पूछा गया है इसमें। इसका ऑप्शन ए है तृषा, बी है तृष्णा, सी है तृप्त और डी है मृग तृष्णा। इसका आंसर की बात करें तो आंसर सी सही है, यानी कि तृप्त जो है वो इसका विपरीतार्थक शब्द है। सुधा का अर्थ क्या होता है, सुधा का अर्थ होता है भूख, यानी कि भूख लगना। सुधा का मतलब होता है भूख। और आपका जो तृप्त है तो इसका मतलब होता है संतुष्टि, यानी कि तृप्त का मतलब क्या होता है संतुष्टि, संतुष्टि। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। लघिमा का विलोम शब्द है, यानी कि इसमें भी विलोम शब्द पूछा गया है। ए है महिमा, बी है गुरुत्व, सी है लघुत्व, डी है देवोपमा। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, महिमा जो है वो लघिमा का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है निर्दयी शब्द का विलोम है। अगर ऑप्शन ए है सह, बी है सहृदय, सी है सदैव और डी है सभ्य। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर जो है आपका सी सही है, यानी कि जो निर्दयी का विलोम शब्द क्या है सदैव, सदैव इसका सही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। रिजु, रिजु शब्द का विलोम क्या है। रिजु शब्द सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका विलोम शब्द क्या है। ए है बक्र, बी है तक्र, सी है सीधा, डी है बिरल। अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है इसका ए, यानी कि बक्र, बक्र रिजु का सही विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, या इसमें विलोम शब्द पूछा गया है कि कौन सा त्रुटिपूर्ण है। ए अपेक्षा उपेक्षा, बी अग्र अनुज, सी है उन्नत अवगत और डी है आदान प्रदान। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर सी सही है, यानी कि उन्नत और अवगत, उन्नत और अवगत इसके विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ए है 11, बी है 22, सी है 33, डी है 16। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर सी सही है, यानी कि जो 33 होते हैं व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, यानी कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है। तो ए है विलोमावाची, बी है प्रतिविलोमावाची, सी है समानाभाषा और डी है समानार्थी। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर डी सही है, यानी कि समानार्थी होता है पर्यायवाची का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कनक का पर्यायवाची नहीं है, यानी कनक जो है उसका पर्यायवाची नहीं है। ए स्वर्ण, बी कंचन, डी है कमल, सी है हृदय। अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है आपका डी, यानी कि कमल जो है वो कनक का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए भारती, बी है शारदा, डी है हंस और सी है वीणा पाणी।
अगर आंसर की बात करें तो आंसर डी जो हंस है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ये पॉइंट याद रखना कि हंस जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हिमालय का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि जो हिमालय उसका पर्यायवाची नहीं है। ए नगराज, बी है हिमाद्री, सी है कर, डी है हिमगिरी। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर सी जो कर है वो हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। कर का मतलब क्या होता है? कर का मतलब होता है हाथ। जो हाथ है उसका जो पर्यायवाची है वो कम हिमालय नहीं होता है। निर्देश दिए गए हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि इसमें क्या क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि आपको नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनके जो विकल्प दिए हुए हैं तो आपको रिक्त स्थान भरना है। ऑप्शन ए से क्वेश्चन नंबर 16 है, आत्मा व परमात्मा का गुप्त विलास है। तो ऑप्शन ए रहस्यवाद, बी है छायावाद, सी है रीतिवाद, डी है प्रयोगवाद। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर ए सही है। रहस्यवाद जो है वो आत्मा व परमात्मा का गुप्त विलास है, रहस्यवाद। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। गायंती देवा किल गीत कानी धन्यस्तु भूमि भागे। तो इसमें जो है तो इसका ऑप्शन ए है हिमालय, बी है हिंद, सी है भारत, डी है गंगम। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर सी सही है, यानी कि भारत। गायंती देवा किल गीत कानी धनस्तु भारत भूमि भागे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। दुल्हनी गवाहूँ, दुल्हनी गवाहूँ। ऑप्शन ए है मंगलचार, बी है अवतार, सी है सदाचार, डी है राशि विहार। और इसके आंसर की बात करें तो आंसर ए सही है, यानी कि मंगलचार जो है आपका दुल्हनी गवाहूँ मंगलचार। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। काहे रे तू कुमिहालानी, कुमिलानी। तो ऑप्शन ए है नलिनी, बी है कमलिनी, सी है नंदिनी, डी है बिलासिनी। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो आंसर ए सही है, नहीं नलिनी जो है उसका वो सही है। काहे रे नलिनी तू कुमिलानी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सूरदास भगवान के उपासक थे, यानी कि जो सूरदास है वो किस भगवान के उपासक थे? तो ऑप्शन ए है राम, बी है विठलदास, सी है कृष्ण, डी है वामन। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर सी सही है, यानी कि जो कृष्ण है, कृष्ण के जो सूरदास है वो कृष्ण भगवान के उपासक थे। क्वेश्चन नंबर 21। महाभारत एक है। ऑप्शन ए महाकाव्य, बी गीत काव्य, सी चंपू काव्य, डी बृहत काव्य। और इसके आंसर की बात करें तो आंसर ए सही है, यानी कि महाकाव्य है महाभारत। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। इक्षु का तद्भव है। तद्भव क्या होता है? तद्भव ये होता है कि एक तरह से जो हिंदी का ही दूसरा रूप। और तत्सम क्या होता है? तत्सम का मतलब होता है संस्कृत, किसी शब्द का संस्कृत रूप जो होता है वो तत्सम कहलाता है। ऑप्शन है ए है इच्छुक, बी है इष्ट, सी है ईक, डी है इच्छा। इक्षु, इक्षु का मतलब क्या है? और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है आपका सी। इक्षु का मतलब होता है ईख। जो हाँ ईख किसे कहते हैं? जो गन्ना, आम भाषा में जो गांव में बोला जाता है गन्ना बोला जाता है, इसे जो गांव में क्या कहते हैं? ईख भी कहते हैं गन्ने को। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। आम का तत्सम रूप है। तो ए है आम्र, बी है अम्ब, सी है रसाल, डी है कण। इसका आंसर की बात करें तो आंसर ए सही है, यानी कि आम्र जो है आम का संस्कृत रूप होता है आम्र। आम तत्सम जो होता है संस्कृत रूप होता है, और इसका जो आम का तत्सम रूप क्या है? आम्र। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तत्सम शब्द है। तो ए है क्लिष्ट, बी है कठोर, सी है कठिन, और डी है आपका मजबूत। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर जो है आपका ए सही है। जो क्लिष्ट है वो तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ है, यानी कि एक मुहावरा दिया गया है तो ईंट से ईंट बजाना। ऑप्शन ए है कठोर वार करना, बी है दोष लगाना, सी है बर्बाद कर देना, डी है विपत्ति की आशंका होना। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है सी, यानी कि बर्बाद कर देना, यानी कि ईंट से ईंट बजाना। जब देख आपने जो कभी गांव में लड़ाई होती है तो कहते हैं ईंट से ईंट बजा देंगे, यानी कि तुझे बर्बाद कर देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। उड़ती चिड़ैया पहचानना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यानी कि मुहावरा दिया गया है उड़ती चिड़ैया का पहचानना। ऑप्शन ए है अनुभवी होना, बी है वाक्चतुर होना, सी है मन की या रहस्य की बात समझ लेना, डी है प्रतिभाशाली होना। और इसके आंसर की बात करें तो आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका सी, यानी कि मन की या रहस्य की बात समझ लेना।
कहते नहीं है कि मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन देता हूँ, तो यही वो कहावत होती है, मैं उस दूसरे के मन की बात जान लेता हूँ। 27 देखते हैं, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? ऑप्शन ए है 7, बी है काला, सी है रावण और डी है खट्टा। तो संख्यावाचक, संख्या का मतलब होता है कि चीज़ को गिनना, संख्या, तो ऑप्शन ए सही है इसका, यानी 7। 7 जो है वो एक संख्यावाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्न में कौन विशेषण नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? नंबर ए शीतल, बी सुंदर, सी श्यामल और डी है मोहन। तो अगर इसके विशेषण की बात करें तो विशेषण जो है मोहन, मोहन जो है एक व्यक्ति का नाम है, तो ये विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, निम्न में कौन विशेषण है? ए अनुरुक्त, बी अनुशंसा, सी अनुभव, डी अणु। अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर है ए अनुरुक्त। अनुरुक्त जो है एक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द, अशुद्ध का मतलब जो गलत है इनमें से वाला शब्द छांटना है, कौन सा है? ए वर्षा ऋतु, बी अंतर्राष्ट्रीय, सी ऋषिकेश और डी है आपका शारदा। अगर इसके ऋषिकेश जो है ये गलत है, यानी कि ऋषिकेश ये गलत है। ऋषिकेश, ऋषिकेश इस तरह से लिखा जाता है, ऋषिकेश, ऋषिकेश ये सही है, इस तरह से लिखा जाता है ऋषिकेश। इसमें जो ऋषि है ना ये वाला, ये इस तरह का ऋषि होता तब ये ऋषिकेश हो जाता। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, शुद्ध शब्द रूप है, यानी कि इसमें जो शुद्ध सही लिखा हुआ उसकी बात की गई है। नंबर ए दुर्निवार, बी है दुनिवार, सी है दुनिवार और डी है दुर्निवार। अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर जो है डी, यानी दुर्निवार, ये वाला सही है, दुर्निवार ये सही है, बाकी जितने भी ये तीनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, शुद्ध वर्तनी है। नंबर ए अनधिकार, बी अनाधिकार, सी अंधिकार और डी है अनाधिकार। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर जो है इसका ए सही है, यानी कि अनधिकार, जो अनधिकार है ये सही है, बाकी जो तीनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, शब्दानुक्रम में सही वाक्य है, यानी जो शब्दानुक्रम है इसमें सही वाक्य कौन सा है? ए वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था वह गरीब आदमी, था गरीब वह आदमी। इसका आंसर की बात करें तो आंसर बी सही है, यानी कि वह आदमी गरीब था। तो बाकी सब तीनों गलत हैं ये। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। नंबर ए यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यहाँ ताज़े गन्ने का रस बिकता है। सी ताज़े गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ताजी गन्ने का रस यहाँ बिकता है। तो ऑप्शन ही गलत हो गया ये वाला। अगर आंसर की बात करें तो आंसर ए सही है, यानी कि यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। यानी ताज़े गन्ने का रस का मतलब है कि क्या होता है कि यहाँ से जो अभी ये गन्ना लाया गया है ये अभी अभी लाया गया है और ये ताज़ा रस है इस गन्ने का। निर्देश दिए गए हैं, निम्न वाक्यों को सही क्रम संयोजन करते हुए उत्तर की पहचान कीजिए। यानी कि जो क्वेश्चन है ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनको सही अनुक्रम में लगाना। जैसे आपने देखा होगा इंग्लिश में PQRS वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनका सही अनुक्रम लगाना होता है, तो इस तरह से इसमें कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, कोई महान, ऑप्शन ए है यह देश जिस समय संक्रांतिकालिक रे स्थितियों के बीच से होकर गुजरता है, ले प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती है, ब उस समय वही वहाँ की विचारधारा में प्रमुख है। और इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर है सी, यानी कि ये रे बैल है, ये रे बैल है। तो अगर देखते हैं, पहले तो आएगा कोई महान देश जिस समय संक्रांतिकालिक स्थितियों के बीच से होकर गुजरता है उस समय वहाँ की विचारधारा में प्रमुख है, प्रमुख प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। तो ये तो जरूर है कि जहाँ पे है हैं तो ये लास्ट में आएंगे, तो ये बीच में तो ये आएंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, हम आपस, यह है हम दंगे फसाद में सारा श्रम रे नष्ट कर रहे हैं अपने देश के ले अधूरे कामों को करने में वह समय नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर जो है इसका बी सही है, यानी कि यह रे ले ब, यह रे ले ब, यानी कि हम आपस में दंगे फसाद में सारा श्रम नष्ट कर रहे हैं अपने देश के अधूरे कामों को रोकने में समय नहीं दे पा रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे बे लास्ट में होगा तो वो ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बे जो है पा रहे हैं, कि ऑप्शन जो आपका जो सेंटेंस होता है वो लास्ट में है से समाप्त होगा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि तीन ऑप्शन कट गए और जो बे है आपका ये सही है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। सतत कर्मशील यह मानव जीवन के 20 त्योहार है। रे कुछ आराम व कुछ खुशी को लेकर। ले परिश्रांत व्यक्ति के लिए छायादार है। ब वृक्ष की भांति उपस्थित होते हैं। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, यह रे ले ब, यह रे ले ब। तो फिर इसमें भी वही वही बात हुई है कि आप होते हैं। आप लास्ट में देखेंगे है, इसमें भी लास्ट में बै नहीं है, इसमें भी बै नहीं है, इसमें भी बै नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन ए सही है, यानी कि बै जो है वो लास्ट में है। कहीं भी आपको देखा होगा कि है नहीं है, तो कोई भी सेंटेंस जब खत्म होता है तो वह है से खत्म होता है। ये भी ट्रिक हो सकती है होती है। आपको ये सिर्फ ध्यान रखना होगा कि अगर आपके पास अगर दो हैं तो तब आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा सेंटेंस, नहीं तो अगर आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें होते हैं तो आपके लास्ट में बै है, यहाँ किसी भी ऑप्शन में बै नहीं है, तो इस तरह से तीनों ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से खत्म हो गए। तो आपका जो ऑप्शन सही है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, यानी कि जो यथाशक्ति है इसमें कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी है अवयवी समास। अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है डी, यानी कि अवयवी भाव जो समास है ये इसमें सही है। और अवयवी समास क्या होता है, इसमें पूर्व पद जो होता है वो प्रधानता देता है, यानी कि पूर्व पद, यानी कि जो यथा जो है ये पूर्व पद हो गया, तो इसकी जो प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। दशानन में समास कौन सा है। दशानन जिसके हैं 10 सर तो वो कौन था, रावण। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, बहुब्रीहि समास जो है दशानन जो है उसमें बहुब्रीहि समास होता है। दशानन का मतलब होता है 10 मुख वाला, जिसे वह रावण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, इत्यादि में कौन सी संधि है, यानी इति प्लस आदि का मतलब होता है इत्यादि। तो इत्यादि में कौन सी संधि है, तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है आपका ए, यण संधि। जो यण संधि है तो यण संधि में क्या होता है, यण संधि में इति ई प्लस आ, तो मतलब या, इत्यादि या यण संधि हो गई इसमें। अतः विकल्प ए सही है, यानी कि इस तरह से आपका विकल्प यण संधि में की पहचान क्या है, ई प्लस आ, तो इसका मतलब होता है या। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण है, यानी व्यंजन संधि का उदाहरण है। ए सदैव, बी मनोरथ, सी निर्गुण, डी सदाचार। इसके आंसर की बात करें तो आंसर आपका डी से, यानी सदाचार जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो इसका अगर सदाचार का अगर हम संधि विच्छेद करें, सत्य प्लस आचार, इसका मतलब होगा सदाचार। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। अत्याधिक का संधि विच्छेद होगा। इसके आंसर की बात करें तो आंसर है इसका बी, अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक का मतलब होगा अत्याधिक। तो इसमें जो आपका जो ये संधि होगी तो इसमें आपकी होगी यड़ संधि, यानी कि अति प्लस अधिक में कौन सी संधि है, यड़ संधि है। और इसका मतलब क्या, अति ई प्लस ए, ये। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यड़ संधि, यड़ संधि की पहचान की है ई प्लस ए। इसमें आपकी छोटी ई होगी, बड़ी ई नहीं है, ई प्लस ए। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। किस युग में हिंदी की गद्य विद्या को नया स्वरूप मिला है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और इसमें जो क्वेश्चन होंगे 50 होंगे, क्योंकि मैं ये 200 क्वेश्चनों का सेट है। तो इस तरह से आपको तो ये 40 क्वेश्चन मैं फालतू करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो भी अच्छे लगे हैं मैंने इसमें क्वेश्चन उठा लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। किस युग में हिंदी की गद्य विद्या को नया स्वरूप मिला है। ए है भारतेंदु, बी है द्विवेदी, सी है छायावादी, डी है आधुनिक। और इसके आंसर की बात करें तो आंसर ए सही है, यानी भारतेंदु के युग में हिंदी को गद्य विद्या का नया स्वरूप मिला है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। मीरा की कविताएं किस विद्या से संबंधित हैं। ऑप्शन ए है भक्ति धारा, बी है ज्ञान धारा, सी है कर्म मार्गी, और डी है उक्त में से कोई नहीं। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर जो मीरा है, आपको पता है जो मीरा थी वो भक्ति धारा संबंधित थी, तो ऑप्शन ए सही है, यानी भक्ति धारा सही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं।
निशी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित वापस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे में कौन सा रस है। तो यानी कि इसे एक बार पढ़ते हैं। निशी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे में कौन सा समास है। तो इसमें जो समास आपको दिख रहा होगा कि नैनों से आंसू बहा रहे हैं, तो ये किसी जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण को के बारे में बोल रही हैं कि जब तक जब आप यहाँ पर थे, यहाँ पर नहीं हैं, तो हमारे जो निस्दिन यानी कि डेली हमारी आंखों से आंसू आते हैं। तो इसमें वियोग श्रृंगार का अभाव हो रहा है, यानी कि वियोग श्रृंगार की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अब लो नसानी अब न नसेहो में कौन सा रस है। अब लो नसानी अब न नसेहो में कौन सा समास है। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर ऑप्शन ए देखते हैं, करुण, बी है शांत, सी है वात्सल्य, डी है भयानक। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर बी यानी कि शांत, इसमें शांत रस है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, हिंदी काव्य रसोई कुल संख्या कितनी है। यानी कि हिंदी काव्य है उसमें रसोई कुल संख्या कितनी है। तो आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है, सी यानी कि 9 रस होते हैं। काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है, 9। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, अलंकार के मुख्यतः माने जाने वाले भेदों की संख्या है। अलंकार है उसके मुख्यतः कितने माने वाले जो भेदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 5, बी है 2, सी है 4, डी है 7। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर बी यानी कि जो इसका आंसर बी है 2 हैं। तो वे 2 कौन कौन से हैं, एक तो होता है शब्दालंकार और नंबर 2 है अर्थालंकार। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल में अलंकार है। तो ऑप्शन है छेकानुप्रास, बी है श्लेष, सी अनुक्ति, डी है रूपक। और इसके आंसर की बात करें तो आंसर जी है आपका सी यानी अनुक्ति अलंकार है। इस वाले जो ये लाइन दी गई है इसमें कौन सा अलंकार है, अनुक्ति अलंकार। क्वेश्चन नंबर 50 है, कामायनी प्रमुख रचना है। कामायनी किसकी प्रमुख रचना है। तो आंसर ऑप्शन ए पुष्पदंत, बी है पंत की, सी मलुकदास, डी है जयशंकर प्रसाद की। तो इसके आंसर की बात करें तो आंसर है आपका डी, जयशंकर प्रसाद जी है उसका कामायनी जो है उनकी रचना है। गाइस ये वीडियो भी लगभग आधा घंटा की हो गई है, यानी 30 मिनट की वीडियो हो गई है। तो मैं आज इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। और अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ संविधान, मूल विधि और सामान्य ज्ञान। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा एक तो लेंथी है, क्योंकि एक तो इसमें पूरा जीएस हो गया, फिर अलग से मूल विधि यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और 1861 का 1961 का 1961 का दहेज प्रथा अधिनियम। इस तरह से जो भी जितने अधिनियम उनके बारे में बात करेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, इन सब के अंतर्गत बारे में बात करेंगे। पर्यावरण अधिनियम क्या है और सीआरपीसी क्या है और आईपीसी क्या है, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लेंथी बहुत है। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।